तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको वेट मेजरमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। तो यदि हमें बॉडी के वेट को मेजर करना है तो हमारे पास दो तरह की वेइंग मशीन होती हैं। एक तो ये सिंपल वेइंग मशीन है जिसके ऊपर हम खड़े हो सकते हैं या सामान रख सकते हैं, या लैब में आप देखे होंगे, या गोल्ड या डायमंड का वेट जहाँ पर मेजर करते हैं इस तरह का भी आप जो है वेइंग मशीन देखे होंगे। ये सभी जो है वेइंग मशीन है। आप जब इसके ऊपर यहाँ पर खड़े होंगे तो अर्थ हमें नीचे की तरफ पुल करेगी, तो हम इस सरफेस पर क्या करेंगे, नॉर्मल फोर्स लगाएंगे, तो एज ए रिएक्शन भी हमें ऊपर की तरफ लगेगा। तो जो इसकी रीडिंग होगी वो नॉर्मल फोर्स होगी, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा होगी। वो नॉर्मल रिएक्शन हमारे वेट के बराबर भी हो सकता है, हमारे वेट से कम भी हो सकता है, हमारे वेट से ज़्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हम जिस वेइंग मशीन पे खड़े हैं उसका एक्सेलेरेशन क्या है। यदि उसका एक्सेलेरेशन 0 है तो हमारा जो रीडिंग होगी, वो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, जो रीडिंग होगी वो हमारे वेट के बराबर होगी। अभी मैं इस तरह की सब सिचुएशन आपको बताऊंगा, ये डाउट अपने को दूर हो जाएगी। और बाकी डिटेल में इसका क्या इफ़ेक्ट आता है हम ग्रेविटी में जा कर के पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में से दो तरह की होती हैं। एक में तो आप इस वेइंग मशीन के ऊपर बॉडी को रखते हैं, दूसरे में हम यहाँ पर बॉडी को हैंग कर सकते हैं। यहाँ से आप इस बॉडी को हैंग कर दिए, तो जब आप हैंग करेंगे तो ये नीचे की तरफ क्या करेगा, उसको स्ट्रेच करके नीचे की तरफ खींचेगा। सो जैसे हमने यहाँ से बॉडी को हैंग कर दिया तो ये स्प्रिंग नीचे की ओर खींच जाएगी, यहाँ से हैंग कर दिया तो स्प्रिंग नीचे की ओर खींच जाएगी। तो यहाँ पर स्प्रिंग का मूवमेंट एक तरफ होगा और एक तरफ केवल हम हैंग करने के लिए ऊपर अटैचमेंट लगा के रखते हैं। यहाँ स्प्रिंग का कोई अटैचमेंट नहीं है। तो आपको डिजिटल रीडिंग लेना है तो बात यही है, इसके अंदर लगी तो स्प्रिंग ही होगी। तो जब आप इसको खींचेंगे तो अंदर की स्प्रिंग जो है इलोंगेट होगी, तो स्प्रिंग के इलोंगेशन के बेस हम यहाँ पर रीडिंग देख सकते हैं। सो मेन ये है कि ये दोनों तरह के जो हमारे पास बैलेंसेस हैं, इनमें स्प्रिंग लगी रहती है। इनमें जब ऊपर खड़े होते हैं तो हमारी स्प्रिंग कंप्रेस होती है और यहाँ पर हम स्प्रिंग को क्या करते हैं, इलोंगेट करते हैं। सो हमें यहाँ पर रीडिंग लेना है। सो वेट मेजर करेंगे। सो मेजरमेंट ऑफ वेट या रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। सो आगे हमें यहाँ पर वेइंग मशीन की रीडिंग लेना सीखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। वेइंग मशीन, यहाँ पर हम स्प्रिंग बैलेंस भी ले सकते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। सो स्प्रिंग ही लगी रहती है। जैसे मान लिया मैंने कि यहाँ ये हमने अटैच कर रखा है और ये स्प्रिंग है और मैंने इस तरह का एक ये बैलेंस बना लिया और आपने इसके अंदर किसी बॉडी को रखा, तो स्प्रिंग क्या होगी, ये कंप्रेस होगी। सो स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड। स्प्रिंग क्या है, इसमें फोर्स कैसे लगता है, ये मैं आपको अलग सेक्शन में पढ़ाऊँगा। तो स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड। अब यहाँ पर हम पॉइंटर लगा कर रखेंगे, हम यहाँ पर रीड करने वाला लगा सकते हैं, उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं। बट बेसिक अरेंजमेंट यही कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, तो ऐसे कंप्रेस करके बता सकते हैं। दूसरा है कि हम इसको उल्टा ऐसे लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस बना लिया और यहाँ से किसी बॉडी को हैंग कर लिया। तो आप जब इस बॉडी को ऐसे हैंग करेंगे तो नीचे मूव करेगा, तो स्प्रिंग का इलोंगेशन होगा। तो स्प्रिंग इज इलोंगेटेड, स्प्रिंग इज इलोंगेटेड, तो उसका इलोंगेशन हो जाएगा, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अब मेरे को जैसे यहाँ पर इसका रीडिंग लेना है, तो जिस सरफेस पे मैं रख रखा हूँ वो सरफेस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा। या हम जहाँ से इसको हैंग कर रखे हैं वो यहाँ पर टेंशन लगाएगा T, या हम यहाँ पर भी टेंशन T ले सकते हैं, स्प्रिंग को मासलेस ले लेंगे। तो जो रीडिंग होगी, इसकी रीडिंग जो है ये तो नॉर्मल है, ये तो टेंशन है। तो हमें जब रीडिंग निकालना होगा तो हम नॉर्मल और टेंशन की वैल्यू निकालेंगे। अब दो तरह के टर्म आएंगे यहाँ पर। जैसे हम किसी बॉडी का वेट लेना चाहते हैं, सो मैं आपको पहले वेट सिखा रखा था। सो वेट बता भी रखा है मैंने आपको पहले कि वेट इज़ द फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स एनी बॉडी टू अर्थ इट्स सेंटर। तो वेट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, m/g के इक्वल होगी। अब यदि हमारा ये सिस्टम एक्सेलेरेटेड है, तो एक्सेलेरेटेड है तो हमारे जो नॉर्मल की वैल्यू होगी वो W के इक्वल नहीं भी होगी, W से कम भी हो सकती है और W से ज़्यादा भी हो सकती है। तो उस टाइम पर जो n की वैल्यू आएगी, जो रीडिंग आएगी, उसको हम लोग एपरेंट वेट बोलते हैं।
सो अपरेंट वेट की वैल्यू यहाँ पर होगी, मान लो कभी अपने को टर्म लिखना हो, सो अपरेंट वेट का मतलब ये होगा कि रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, जो भी हमारे पास वेइंग मशीन है, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन व्हेन द मशीन इज एक्सेलरेटेड, उस समय जो रीडिंग बता रहा होगा वो बॉडी का ट्रू वेट नहीं होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरेंट वेट बोलते हैं। मैं अभी आपको ये सब क्वेश्चन के थ्रू करके बताऊंगा। दो तरह के टर्म आपको बार बार आ सकते हैं। एक वेट, बॉडी का वेट तो होगा ही होगा, जब तक बॉडी किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो उस बॉडी का वेट हमेशा mg के इक्वल होगा। लेकिन आप जब इस वेट को किसी मशीन से मेजर करना चाहेंगे तो मशीन केवल mg रीड करेगी, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। उसकी रीडिंग क्या होगी, ये डिपेंड करेगा उसके अपने एक्सेलरेशन पर। सो उसकी रीडिंग mg से कम भी हो सकती है और mg से ज़्यादा हो सकती है। तो जब उसकी रीडिंग mg से डिफरेंट आएगी तो हम उसके लिए टर्म क्या यूज़ करेंगे, अपरेंट वेट यूज़ करेंगे। सो अपरेंट वेट को मैं यहाँ पर WA से लिख देता हूँ। सो मैं आपको छोटे छोटे इस पर क्वेश्चन करा के बता रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं। ये जैसे मैंने मान लिया कि ये एक स्विंग मशीन है हमारे पास, ऐसे कोई इसमें पॉइंटर्स लगे होंगे। ये एक वेइंग मशीन है और ये मान लिया मैंने इसे, और इस वेइंग मशीन में ये एक बॉडी रखी हुई है यहाँ पर, है ना। और इस बॉडी का मास m है और m की वैल्यू कितनी है, 2 kg मान लेते हैं। और ये किसी एक सरफेस पे रखी हुई है बॉडी है यहाँ पर। ये हमने ये वेइंग मशीन हो गई जहाँ पर ये मैंने रीड करने के लिए स्प्रिंग लगा रखा है, उसके ऊपर मैंने एक 2 kg की बॉडी रख दिया। सो फाइंड रीडिंग ऑफ मशीन। फर्स्ट, इफ़ ये जो सरफेस है, इफ मशीन इज एट रेस्ट, if machine is at rest. Second, if machine accelerates up at 2 meter per second square. Third, if machine accelerates down एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू मैं 10 ही ले रहा हूँ, बुक्स में जी की वैल्यू 9.8 दिया रहता है, क्लास में क्वेश्चन करने के लिए हम 10 ले रहे हैं। सो जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो अब रीडिंग का मतलब क्या है कि जैसे हमने इसे मशीन पर रख रखा है तो कितना मशीन इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगी, वो जो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आएगी वही उसकी रीडिंग कहलाएगी। तो जैसे मान लिया ये मैंने एज्यूम किया, तो इस ब्लॉक पर एक तो फोर्स लगेगा mg, अर्थ लगाएगी, दूसरा यहाँ पर ये मशीन के ऊपर रखा हुआ तो मशीन इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगी। सो जो नॉर्मल है, ये जो हम नॉर्मल ले रहे हैं यही रीडिंग है उसकी। आप मशीन पर फोर्स लगाएंगे, मशीन है आपकी, यदि आप मशीन को बनाएं तो आप मशीन पर नीचे की तरफ नॉर्मल लगाएंगे तो मशीन क्या करेगी, आप पर ऊपर की फोर्स लगाएगी। ये मैंने जो बॉडी लिया, इस बॉडी को यहाँ बना लिया, तो इसका मास है तो mg नीचे की ओर लगेगा क्योंकि एक मशीन के सरफेस पर रखी हुई है। ये मैं मशीन भी यहाँ बना देता हूँ, वैसे अपने को मशीन का डायग्राम बनाने की ज़रूरत होगी नहीं। ये मशीन है और इस मशीन पर वो जो बॉडी है वो नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही है n। बॉडी mg नहीं लगा सकती, mg तो केवल अर्थ लगाएगी। तो mg बॉडी पर लगा है, कौन लगाया, अर्थ ने। बॉडी चूँकि इस मशीन के ऊपर खड़ी है तो बॉडी नीचे की तरफ नॉर्मल लगाएगी, तो एज ए रिएक्शन फोर्स ये नॉर्मल कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। अब फर्स्ट पार्ट में मशीन किस में है, रेस्ट में है, तो मतलब फर्स्ट पार्ट में हमारे पास इसका कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। जब एक्सेलेरेशन नहीं तो टोटल फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो n विल बी इज इक्वल टू mg, ये मैंने आपको बता रखा है। यदि इसका एक्सेलेरेशन 0 है तो टोटल फोर्स भी 0 होगा। तो एक फोर्स अपवर्ड लग रहा है और एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, दोनों की वैल्यू बराबर होगी तो टोटल फोर्स 0 होगा। तो मैंने n की वैल्यू कितना लिख दिया, mg लिख दिया। सो n इज इक्वल टू mg, m इज 2 एंड g इज 10। सो किसकी इक्वल हो जाएगा, 20 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा।
सो जो रीडिंग है मशीन की वो 20 न्यूटन है। देयरफॉर रीडिंग जो है, जो मशीन रीड करेगी वो रीडिंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। अब मान लो 20 न्यूटन नहीं है, सो हम बहुत बार केजी लिख देते हैं, बेसिकली वो केजी वेट होता है, उसे जी से डिवाइड करके हम वहाँ पर लिख देते हैं, तो डायरेक्टली रीडिंग वो केजी लिखने लगता है, बट दैट इज़ नॉट केजी, दैट इज़ केजी वेट, है ना। और 1 kg वेट विल बी इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, या G10 लिए हैं तो 10 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। सो यदि आप यहाँ पर आगे लिखना चाहें तो 2 kg वेट लिखेंगे, और वहाँ पर वेट हटा करके केवल और केवल डायरेक्टली कैलिब्रेशन किस में लिखा रहता है, केजी में, बट वो मास मेजर नहीं कर रहा, वो वेट मेजर कर रहा है हमारा वेट, लेकिन हमने जी से डिवाइड करके उसकी स्केल को लिख रखा होता है। सो अभी तो आप रीडिंग न्यूटन में ही लिखिए, है ना, इतना आ गया रीडिंग 20 न्यूटन। दूसरे पार्ट में हमें क्या बोला है कि वो ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है, तो पहले तो आप डायग्राम बनाएंगे, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg हो गया और अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल हो गया, और मान लो इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है। सो ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन होने का मतलब नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो इस बॉडी पर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक नॉर्मल और एक mg, तो नेट फोर्स कितना हो गया n माइनस mg, दिस इज द टोटल फोर्स, एंड टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो n किसके इक्वल हो गया mg प्लस ma। सो नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पर मैं लिखूँगा, m कॉमन ले लिया, तो दिस इज g प्लस a। अब आप देखिए पहले g था, अब g की जगह यहाँ पर क्या आ गया, g प्लस a आ गया, है ना, तो g प्लस a आ गया। अब आप यहाँ पर वैल्यू देख लेंगे, यहाँ पर मैं n1 लिख देता हूँ जिससे अपने को कोई डाउट नहीं हो, मैंने यहाँ n1 लिख दिया। सो n1 ये 2 है, g की वैल्यू 10 माना था, a की वैल्यू 2 है, सो n1 की वैल्यू यहाँ कितना हुआ 12 इंटू 2 24 न्यूटन। सो देयरफॉर रीडिंग, सो रीडिंग इज इक्वल टू 24 न्यूटन। तो रीडिंग जो आया उसका वो उसके वेट से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चल गई कि जो हमारी रीडिंग आई है इट इज़ ग्रेटर दैन वेट ऑफ द बॉडी, तो वेट ऑफ द बॉडी। सो कब रीडिंग ज़्यादा आ जाएगी, जब हमारी बॉडी किधर की तरफ एक्सेलेरेट होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेट होगी। सो हम ये बोलेंगे यदि हम खड़े हैं अंदर, अब आप ऊपर कैसे एक्सेलेरेट कर सकते हैं ये समझना कोई बहुत कठिन नहीं है। यहाँ पे एक लिफ्ट में खड़े हैं, ये लिफ्ट है, ऊपर किसी मशीन से जुड़ी हुई है, यहाँ पर आपके पास कोई एक वेइंग मशीन है, ये एक वेइंग मशीन हो गई, और आपने इस बॉडी को यहाँ पर रख रखा है। अब आप यहाँ पर खड़े होकर के इसको जो है देख रहे हैं कि, तो जब इसका एक्सेलेरेशन नहीं था, लिफ्ट रेस्ट में थी, तो आपको यहाँ पर जो रीडिंग मिल रही थी 20 न्यूटन की, लेकिन जैसे 2 से एक्सेलेरेट की आपको रीडिंग कितनी मिले 24 न्यूटन की। तो यदि आप इस मशीन को देख करके बताएंगे कि कितनी रीडिंग है तो आपको 24 पता चलेगा, और जब आप पहले देख रहे तो कितना था 20 न्यूटन था, तो आपको ये एक्सपीरियंस से पता हो जाएगा कि ये बॉडी के ट्रू वेट को रीड नहीं कर रहा। यदि आप इसको वेट बोलना चाहेंगे तो यहाँ पर करेक्ट वेट नहीं होकर के अपरेंट वेट है, तो ये जो ऑब्जर्वर है ये क्या बताएगा कि इस बॉडी का जो अपरेंट वेट है दैट इज़ इक्वल टू 24 न्यूटन, और ट्रू वेट कितना था उसका 20 न्यूटन था। सो जब हमारी वेइंग मशीन किसी एक्सेलेरेशन वाले फ्रेम में होगी, किसी ऐसी बॉडी में रख दिया जहाँ पर बॉडी एक्सेलेरेट कर रही है, तो वो जो रीडिंग हमें मिल रही होगी वो उसके ट्रू वेट के बराबर नहीं होगी। सो एक तो ये सिचुएशन हो गई। नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास ये है कि वो नीचे की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है। सो एक्सेलेरेशन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इधर की तरफ तो मैंने mg ले लिया, और इधर की तरफ नॉर्मल फोर्स n मैंने ले लिया है, नॉर्मल फोर्स n है, और इधर की तरफ जा रहा है। सो एक्सेलेरेशन नीचे है तो नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा, ऊपर वाला फोर्स कम होगा, तो मैं क्या लिखूँगा mg माइनस n इज इक्वल टू m इंटू ए। ये मैंने आपको बेसिक न्यूटन्स लॉ से बता दिया है। जिस भी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा टोटल फोर्स उधर ही की तरफ लगेगा। यदि एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं तो हम रिजल्टेंट लेंगे। 2 फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एक फोर्स में से दूसरे फोर्स को माइनस कर देंगे। क्योंकि एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो mg की वैल्यू ज़्यादा होगी और n की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब आप यहाँ पर n की वैल्यू लिखेंगे, तो n हो जाएगा mg माइनस ma। सो m आप ले लिए कॉमन, सो इट इज़ g माइनस a। अब मैं इसको n2 कर देता हूँ, सो इट इज़ n2, करेक्ट कर लिया मैंने n2। अब आप यहाँ n2 की वैल्यू लिख देंगे, तो 2 g की वैल्यू किसकी इक्वल हो गया 10 माइनस 2, तो
10 माइनस 2 8, 8 इंटू 2 is 16, सो N2 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 16 न्यूटन के, इसलिए रीडिंग कम हो गई इस बार। सो रीडिंग जो आई उसकी इन दिस केस रीडिंग इज इक्वल टू 16 न्यूटन रीडिंग है, तो वेट से क्या हो गई कम हो गई। सो इन दिस केस रीडिंग इज लेस देन वेट ऑफ द बॉडी वेट। सो हमारी जो रीडिंग है वो वेट से कम है। इस रीडिंग का नाम रखेंगे अपरेंट वेट। अपरेंट वेट का मतलब जो हमें अपीयर कर रहा है, एक्चुअल नहीं है, बट चूँकि हम एक मूविंग प्लेटफॉर्म में हैं, हमारा जो प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम वेइंग मशीन रख करके वेट मेजर कर रहे हैं वो खुद एक्सेलेटेड है। जैसे लिफ्ट हो गई, दिस इज़ आवर लिफ्ट। अब ये जो मेरी लिफ्ट है वो नीचे की तरफ एक्सेलेट हो रही है। यहाँ पर मैंने एक वेइंग मशीन लगा रखा है, दिस इज़ योर वेइंग मशीन। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ये ऑब्जर्वर है यहाँ पर, और इसके ऊपर यहाँ पर मैंने एक बॉडी रख रखा है। सो हो क्या रहा है कि ये मशीन इसके ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी। तो ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, यही यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि मशीन ऊपर की तरफ लगा रही तो बॉडी मशीन पर नीचे की ओर लगाएगी, और उस फोर्स लगने की वजह से ही यहाँ पर जो पॉइंटर लगा है उसका मूवमेंट हो रहा है। सो ऐसे हम किसी वेइंग मशीन के ऊपर किसी बॉडी को रख करके या हम खुद खड़े हो करके यदि हम अपने वेट को मेजर करना चाहें, सो हमें सबसे पहले उसका नॉर्मल फोर्स निकालना पड़ेगा। नॉर्मल फोर्स mg के इक्वल भी हो सकता है, mg से ज़्यादा भी हो सकता है, और mg से कम भी हो सकता है। यदि mg से डिफरेंट आ रहा है तो फिर हम उसे वेट नहीं बोल करके अपरेंट वेट लिखेंगे। यूनिट तो उसकी न्यूटन ही होगी, न्यूटन में नहीं लिखा तो हम kg वेट में लिखे रहेंगे। और बहुत बार हमारी जो मेजरिंग ये जो मशीन्स होती हैं उसमें kg वेट में से वेट हटा करके केवल वो kg लिख देते हैं, बट आपको ये पता करना है कि उसका कितना वेट है, तो आप वहाँ g से मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं। सो एक तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया जिसमें हम जो है वेइंग मशीन के थ्रू रीडिंग बताते हैं। दूसरा है कि मेरे पास ये एक सपोर्ट है, और इस सपोर्ट से मैंने इस यहाँ पर अटैच कर रखा है, और ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, ये मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर, और यहाँ एक हुक लगा रहता है जहाँ से आप हैंग कर सकते हैं। अब आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक बॉडी को हैंग कर दिए। सो मान लेता हूँ कि ये जो बॉडी है इसका मास कितना है 2 kg का है। सो मेरे को भी यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बताना है। सो फाइंड रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, find reading of the spring balance first if it is at rest, ये रेस्ट पर हो, ये एक्सेलेरेशन नहीं हो। if it accelerates up, if it accelerates up at 2 meter per second square. Third, if it accelerates down at 2 meter per second। सेम क्वेश्चन लिया हमने, बट यहाँ पर हमने स्प्रिंग, दो ही तरह के क्वेश्चन होंगे, या तो स्प्रिंग बैलेंस होगा या तो आपका, तो इसमें हम स्प्रिंग बैलेंस में हैंग करके रखते हैं। तो इसका रीडिंग क्या होगी, ये जो हमने यहाँ पर अटैच कर रखा है इसका टेंशन T, या ये कोई मासलेस होता है, स्प्रिंग इसका कोई मास नहीं ले रहे होते हैं, तो यहाँ पर भी ये जो बॉडी है इसका भी टेंशन कितना होगा T होगा। तो चाहे आप यहाँ का टेंशन निकाल लीजिए, यहाँ का टेंशन निकाल लीजिए, दोनों जगह कहीं के भी टेंशन बता सकते हैं। सो जो इसका रीडिंग होगा इस बार वो टेंशन है। सो रीडिंग इज़ योर टेंशन। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। रीडिंग के लिए या तो हम वेइंग मशीन लेते हैं जिसके ऊपर बॉडी को रखते हैं, या तो हम एक स्प्रिंग बैलेंस लेते हैं जिसमें से बॉडी को हम हैंग करके लगा देते हैं। मैंने आपको शुरू में डायग्राम में सब बातें क्लियर कर दिया था ये कैसे लेंगे। यदि हमें स्प्रिंग बैलेंस से हैंग करके लगा रखा है तो जहाँ से हमने उसे अटैच कर रखा है ना वहाँ पर हम टेंशन लेंगे। ये मासलेस है तो जो यहाँ टेंशन है वो यहाँ पर भी टेंशन T ही होगा, ये वाला भी टेंशन T होगा, तो आप कहीं पर भी ले सकते हैं। सो पहले मेरे को यहाँ पर क्या करना है, टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब आप देखिए फर्स्ट केस में
फर्स्ट केस में एक्सेलेरेशन तो है नहीं मेरे पास, ये मैं अपनी बॉडी बना लेता हूँ। सो मैंने बॉडी बनाया तो उसका mg तो नीचे लगेगा ही लगेगा, और एक ऊपर मैंने स्ट्रिंग बांध रखा है इससे, तो टेंशन T है और उसका एक्सेलेरेशन कितना है, 0 है। तो जब एक्सेलेरेशन 0 है तो टोटल फोर्स क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। सो अपवर्ड फोर्स जो है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स होगा। सो T विल बी इज इक्वल टू mg। तो T की वैल्यू m कितना है मेरे पास, 2 है ना, m 2 है, और g मैं 10 ले रहा हूँ। मैं हर जगह पर क्वेश्चन में जो g ले रहा हूँ वो 10 मीटर पर सेकंड ले रहा हूँ। आप स्टैंडर्ड बुक्स देखेंगे तो 9.8 ही लिखते हैं, बट हम कैलकुलेशन को ईजी रखने के लिए 10 ले रहे हैं। सो T की वैल्यू कितनी हो गई, 20 न्यूटन हो गई। सो देयरफॉर रीडिंग, जो भी बैलेंस की रीडिंग है, रीडिंग ऑफ द बैलेंस इज 20 न्यूटन। और यही बॉडी का वेट है। यदि आप इस बॉडी का वेट निकालना चाहते हैं तो आप वेट निकाल लीजिए बॉडी का। सो वेट W ये किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा, m2, g मैंने 10 लिया है, सो इट इज़ 20 न्यूटन। सो इस केस में जो रीडिंग है वो किसके इक्वल है, वेट के इक्वल है। सेकंड में ये ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है। सो आप फिर से डायग्राम बनाएंगे। यदि आप यहाँ पर दोबारा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, mg, ऊपर की तरफ फोर्स टेंशन लग रहा है, और ये एक्सेलेरेट किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट हो रहा है। सो ये हो जाएगा T माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए। सो T इज इक्वल टू mg प्लस ma। सो T आ गया m, फिर ये g प्लस a हो गया। अब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। सो 2, g की वैल्यू 10 प्लस 2, सो 12 इंटू 2 इट इज़ 24 न्यूटन। कोई अंतर नहीं है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। सो देयरफॉर रीडिंग, जो इसकी रीडिंग है, रीडिंग इज इक्वल टू 24 न्यूटन, रीडिंग 24 न्यूटन है। सो यहाँ पर क्या पता चला कि जो रीडिंग है दैट इज़ ग्रेटर देन वेट। तो कोई जरूरी नहीं कि बॉडी का जो वेट है आपके बैलेंस की रीडिंग उतनी आएगी। अब यदि आपसे पूछे, आप खड़े हैं और स्प्रिंग बैलेंस उसकी रीडिंग देख रहे हैं, सो आप तो यही बताएंगे कि बॉडी का वेट कितना है। तो वेट नहीं बोल करके करेक्ट वे में उसको हम क्या बोलेंगे, अपरेंट वेट। थर्ड में भी सेम यही क्वेश्चन है, इधर बना देता हूँ और यही सॉल्व कर देता हूँ मैं। ये mg हो गया, इधर की तरफ टेंशन लग रहा था एंड बॉडी एक्सेलेरेट्स डाउन। तो mg ये सब अपने को क्लियर हो गया है सब। mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू, ऐसा क्यों बोला, mg कहाँ नीचे की ओर, t ऊपर की ओर, और एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है, तो mg बड़ा होगा, t छोटा होगा, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। सो t की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो गई, mg ये इधर गया और ma उधर आ गया, तो माइनस ma। m से m काटेंगे नहीं, कॉमन लेंगे उसको। सो m कॉमन ले लिया, दिस इज़ g माइनस a। सो t की वैल्यू है, ये कितना है 2, g है 10 माइनस 2 तो 8 हो गया। सो इट इज 16 न्यूटन। सो देयरफॉर रीडिंग, जो हम रीडिंग ले रहे हैं, सो रीडिंग इज इक्वल टू 16 न्यूटन। तो इस केस में जो रीडिंग है वो वेट से क्या है, कम आ रही है। वेट मैंने अभी आपको उधर बताया था 20 न्यूटन था। सो रीडिंग इज लेस दैन वेट ऑफ द बॉडी। वेट या ट्रू वेट, बहुत राइटर लिखते हैं ट्रू वेट एंड अपरेंट वेट, हम लोग ट्रू वेट को वेट ही लिखेंगे। सो इस तरीके से हम बॉडी का क्या कर सकते हैं, रीडिंग बता सकते हैं। एक बार आप देख लें, फिर से हम वो यहाँ पर आ जाते हैं। इसके ऊपर हम किसी बॉडी को रखते हैं या हम खड़े हो जाते हैं, नीचे स्प्रिंग लगी रहती है जिसको हम कंप्रेस करते हैं, प्रेस करते हैं। जब उसको प्रेस करते हैं तो उसके कंप्रेशन की बेसिस पर यहाँ पर रीडिंग आती है। अब इसकी रीडिंग बताने के लिए जब हम किसी बॉडी के ऊपर खड़े हो जाते हैं या किसी बॉडी के स्प्रिंग बैलेंस बेइंग मशीन के ऊपर किसी बॉडी को रखते हैं, तो उस केस में जो रीडिंग होगी वो नॉर्मल होगी। और हम जब इसमें से हैंग करके नीचे की तरफ रखेंगे तो वहाँ पर रीडिंग क्या होगी, टेंशन की इक्वल होगी। जिस रस्सी से बांध करके आप उसको लटका रखे होंगे, उस रस्सी में जो टेंशन होगा या ऊपर यहाँ पर जो टेंशन आ रहा होगा, इसके वेट को हम निगलेक्ट कर देते हैं, इसके वेट को नहीं ले रहे होते हैं। केवल बेसिकली हो तो यहीं रहा, यहीं पर टेंशन, इन दोनों के टेंशन अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि इसका अपना वेट भी हो सकता है, बट हम क्वेश्चन लगाते समय इसको वेटलेस मान करके सॉल्व कर रहे होते हैं। सो मैंने आपको यहाँ बता दिया रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन और स्प्रिंग बैलेंस। तो वेइंग मशीन के ऊपर किसी बॉडी को रखे तो जो नॉर्मल लगेगा, ये mg नीचे की तरफ लगेगा और नॉर्मल ऊपर, तो जो नॉर्मल है वही रीडिंग है। या आपने यहाँ इसको हैंग कर दिया तो इस स्ट्रिंग में यहाँ पर जो टेंशन लग रहा होगा
वही आपकी रीडिंग होगी। तो वेट mg के इक्वल होगा और अपरेंट वेट जो होगा रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन व्हेन द मशीन इज एक्सेलरेटेड। जो मशीन एक्सेलरेटेड है उस समय जो रीडिंग होगी दैट इज नोन एज अपरेंट वेट। अब मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया कि वेइंग मशीन के ऊपर हमने एक बॉडी को रख दिया है। अब बॉडी को रख दिया और हम इसकी रीडिंग निकालना चाहते हैं। तो सिचुएशन हमने 3 माना, पहले एक्सेलेरेशन 0 माना, एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ माना, एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ माना। तो मैंने इसका एक्सेलेरेशन अभी 0 ले रखा है, 0 है तो n और mg दोनों बराबर होंगे, तो n इक्वल टू mg लिख लिया और वैल्यू पुट कर दिया। g की वैल्यू मैंने कितना ले लिया है 10। इस केस में बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट हो रही है और मैंने n1 मान लिया। तो चूँकि एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है तो ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा, तो n1 माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a। तो n1 इक्वल टू इसको इधर ले गए तो mg प्लस n1 mg प्लस है और यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दिया 24 न्यूटन। इसी को मैं लिख रहा हूँ रीडिंग, और इस केस में रीडिंग किससे ज़्यादा है, बॉडी के वेट से ज़्यादा है। अब आप किसी लिफ्ट में खड़े हैं, ये ऑब्जर्वर है जो इसके वेट को देखना चाहता है। तो जब लिफ्ट का एक्सेलेरेशन 0 होगा तब तो रीडिंग आएगी 20 न्यूटन, और जब एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ आएगा तो रीडिंग आएगी 20 न्यूटन से ज़्यादा। ऐसे ही डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन के लिए मैंने निकाल दिया। फिर मैंने यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस निकाल लिया। तो वेट मेजर करने के हमारे पास 2 तरह की मशीन्स हो गई, एक स्प्रिंग बैलेंस हो गया और दूसरा वेइंग मशीन हो गई। अब मैं स्प्रिंग बैलेंस के पर और भी कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। सो क्वेश्चन है फाइंड रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। फर्स्ट है 2-3 पार्ट करेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल पर यहाँ पर 2 पुली लगी हुई हैं, ये मैंने पुली लगा दिया और यहाँ पर ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, ये तो अटैच है, यहाँ से ऐसे अटैच कर दिया और ये स्प्रिंग लगा दिया। एक स्ट्रिंग यहाँ से जा रही है, यहाँ पर बांध दिया, इधर से एक 5 kg की बॉडी लगा दी है मैंने, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, और इधर की तरफ भी मैंने 5 kg की बॉडी लगा दिया, ये भी 5 kg की बॉडी है। सो देखिए आप समझिए ज़रा, इस तरह के क्वेश्चन पहले न्यूटन्स लॉ में करा रखा है मैंने आपको, बीच में ये नहीं लगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये हुक एक ही तरफ है तो ये एक ही तरफ खींचेगा, एक तरफ तो केवल सपोर्ट होता है। तो मुझको इसकी रीडिंग बताना है तो दोनों तरफ का वेट इक्वल है, तो अर्थ इसको भी 5g फोर्स से नीचे खींचेगी, इसको भी, ये भी नीचे जाना चाहेगा, ये भी नीचे जाना चाहेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के मोशन को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। चूँकि अर्थ दोनों को इक्वल फोर्स से ही पुल कर रही है, इसलिए सिस्टम में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो आप देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर मान लेता हूँ मैं टेंशन कितना है, T है, तो ये स्ट्रिंग यही है, या इसका तो कोई वेट है नहीं, तो यही टेंशन इधर की तरफ T होगा। तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो जो रीडिंग है यहाँ पर इस पर खींच रही है तो ये भी टेंशन है, और यहाँ इसको स्ट्रिंग पुल कर रही है तो ये टेंशन है। तो ये जो टेंशन यहाँ पर लगा रहे हैं यही रीडिंग है। तो रीडिंग हमारी क्या चीज़ हो गई, टेंशन जो उस पर लग रहा है वही हम, दैट इज़ अवर रीडिंग। तो रीडिंग इज़ अवर टेंशन। यहाँ पर देखते हैं जो स्प्रिंग बैलेंस को जिस फोर्स से पुल करेंगे तो एक ही यहाँ पर T है, इसका कोई मास है नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक सब जगह टेंशन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो किसी भी एक बॉडी से आप T की वैल्यू निकाल लीजिए। एक्सेलरेशन तो है नहीं हमारे पास, तो एक्सेलरेशन नहीं है तो टोटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सो मान लिया मैं इस वाली बॉडी के लिए FVD बना देता हूँ। तो यहाँ पर नीचे की तरफ कितना लगेगा, 5g, और यहाँ टेंशन लगेगा T, और एक्सेलरेशन तो कुछ है नहीं, एक्सेलरेशन 0 है। सो जो T की वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल होगी, 5g की इक्वल होगी। सो 5 और g की वैल्यू 10, तो T इज़ इक्वल टू 50 न्यूटन। तो जो टेंशन है वो कितना हो गया, 50 न्यूटन हो गया। g की वैल्यू एज यूजुअल मैं कितना ले रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहा हूँ। ठीक है, सो देयरफॉर रीडिंग जो है वो किसकी इक्वल हो गई, रीडिंग आ गई हमारे पास कितनी, 50 न्यूटन, या 5 kg वेट भी आप लिख सकते हैं। 1 kg वेट को यहाँ पर 10 न्यूटन लिखेंगे, तो 5 kg वेट, और सिंपली 5 kg भी लिखा रह सकता है, तो ऐसे बता सकते हैं। सो फाइंड रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। सब देखिए मैंने यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया, ये हुक लगा हुआ है
जहाँ पे लटका रहता है यहाँ इसके ये स्प्रिंग को खींच नहीं सकता, स्प्रिंग अंदर कहीं अटैच रहती है फिक्स पॉइंट से, उसका बाहर से कोई लेना नहीं, और यहाँ से स्प्रिंग होल से पास कर रही होती है। तो आप इस वाले पोर्शन को जब पुल करेंगे तो स्प्रिंग क्या होगी, इलोंगेट होगी। तो हमने बॉडी को हैंग किया, बॉडी का अपना वेट है तो बॉडी नीचे जाना चाहेगी तो स्प्रिंग फुल हो जाएगी। तो इधर की तरफ ये टेंशन टी आया, क्योंकि ये कहीं एक्सेलेरेट नहीं हो रहा तो वो भी हो उसके इक्वल हो जाएगा, दोनों तरफ की टेंशन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो आप इस तरीके से यहाँ पर बता सकते हैं। ये आ गया। दूसरा है, सेम क्वेश्चन हम अभी यहाँ पर करना चाहते हैं। यहाँ टेबल बना लेते हैं, इस टेबल पर पुली लगा देंगे हम 2। सो वी हैव अटैच 2 पुलिस, और ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, अंदर स्प्रिंग जा रही है और यहाँ से मैंने इसको अटैच कर दिया। इसके बाद इधर की तरफ हम एक बॉडी लगा रहे हैं जिसका मास 10 kg का है। ये रस्सी यहाँ से जा रही है और इधर की तरफ हम एक लगा रहे हैं जिसका मास 5 kg का है, और अपने को रीडिंग बताना है। सो आप देखिए दोनों का मास बराबर तो है नहीं, इधर की तरफ ये मास ज़्यादा है, ये वाला मास कम है, तो सिस्टम का एक्सेलेरेशन होगा ही होगा। नेट एक्सेलेरेशन निकालना मैंने आपको सिखा रखा है, डायरेक्ट भी लगा रख सकते हैं और एक एक फ्री बॉडी डायग्राम से लगा सकते हैं। सो आप ये पीछे सब रिवाइज कर लेंगे। मान लिया कि यहाँ पर ये टेंशन कितना है, टी है, अब यहाँ पर भी वही टेंशन टी होगा, तो इसको रस्सी इधर पुल करेगी, इसके ऊपर रस्सी हमेशा बॉडी इसको पुल करती है। ये यहाँ पर भी टेंशन टी और इसको इधर की तरफ पुल करेगी तो टेंशन टी हो गया। क्योंकि इसका कोई मास नहीं है, यदि मैं इसका कुछ मास दे देता दोनों तरफ का टेंशन क्या हो जाता, अलग अलग हो जाता। यदि इसका मास होगा तो एक्सेलेरेशन होगा, एक्सेलेरेशन भी होगा, यदि एक्सेलेरेशन है तो नेट फोर्स होगा। तो यदि इधर की तरफ एक्सेलेरेट होगा तो इधर का टेंशन ज़्यादा होता और इधर का टेंशन कम होता। बट मैं इस स्प्रिंग बैलेंस को क्या मान रहा हूँ, मासलेस मान रहा हूँ। मासलेस होने की वजह से जितना टेंशन इधर की तरफ होगा उतना ही टेंशन इधर की तरफ होगा। कभी क्वेश्चन में वैसे तो मास वगैरह नहीं दिया रहता है, दिया हो तो हम बहुत आसानी से बेसिक प्रिंसिपल लगा करके बता सकते हैं। अभी इसका इधर की तरफ तो क्या है, ये ज़्यादा है, तो इसका डाउनवर्ड, इसका एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड ए इधर की तरफ होगा और इसका एक्सेलेरेशन अपवर्ड इधर की तरफ होगा, दोनों का एक्सेलेरेशन है। सो एक्सेलेरेशन के लिए मैं अब आपको यहाँ पर नेट फोर्स निकालना सिखा देता हूँ। सो ये इधर की तरफ किससे नीचे खींचेगा, 10G से, और ये किससे खींचेगा, 5G से। तो नेट फोर्स निकालेंगे सबसे पहले, ये आप देख लेना है ना, ये मैंने आपको सब सिखा दिया है। ये अर्थ इसको 10G से नीचे खींचेगी और इसको आप चाहें तो अलग अलग डायग्राम बना के बता सकते हैं। ये 10G और इधर की तरफ T, एक्सेलेरेशन नीचे। इस वाले के लिए बताएंगे ये 5G और इधर की तरफ T और इसका इसके ऊपर T तो इंटरनल फोर्स है, तो एक्सटर्नल कौन सा हुआ, इधर 10G और इधर 5G। ये भी नीचे खींचना चाहेगा, ये भी नीचे खींचना चाहेगा, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे तो नेट फोर्स कितना हो गया, 10G माइनस 5G। सो ये 5G के इक्वल हो गया, 5G के मतलब 50 न्यूटन। सो ये तो नेट फोर्स हो गया। टोटल मास जो मोशन में है ये देख लेंगे, ये आप एक बार देख लेना, सब बता रखा है मैंने आपको। टोटल मास मोशन में है 5 + 10 = 15 kg। सो आपका एक्सेलेरेशन हो गया। एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होगा, नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, ये हो जाएगा। सो नेट फोर्स है हमारे पास 50/15, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। सो 5 से डिवाइड करेंगे तो 10/3 मीटर/सेकंड²। तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा और 10/3 मीटर/सेकंड²। अब आपको तो क्या करना है, टेंशन की वैल्यू निकालना है। सो किसी भी बॉडी के लिए आप बता सकते हैं। इसके लिए बताएंगे तो T ऊपर और 5G नीचे। सो आप लगाएंगे T माइनस 5G = 5 × A। टोटल फोर्स = मास टाइम्स एक्सेलेरेशन। तो मास कितना है, 5। अब आप देख लीजिए यहाँ, सो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ये 5 इधर चला गया, इधर की तरफ ले गए, एंड G + A। सो अब 5 और G की वैल्यू कितनी है, 10, और A की वैल्यू है 10/3। तो 30 + 1 40/3, तो 40 × 5
200, तो 200/3 न्यूटन ये आपका जो है रीडिंग आ गया। इसलिए रीडिंग आप निकाल सकते हैं। दूसरी बॉडी से भी आप सॉल्व करके बता सकते थे। तो इसकी जो रीडिंग है वो 200/3 न्यूटन के बराबर होगी, ऐसे आप बता सकते हैं। 20/3 kg, यदि आप जी की वैल्यू 10 ले रहे हैं, यदि आप kg बताना चाहें तो 10 हटा दीजिए वहाँ से, तो 20/3 kg आ जाएगा इसकी रीडिंग। आप एक बार चेक कर लेना। अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना करके यदि आप करना है सो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, टेंशन निकालना है बेसिकली इस क्वेश्चन में। रीडिंग का मतलब सिर्फ टेंशन निकालना है। तो मैं आपको एक बार अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम से बना करके समझा के दिखाता हूँ। जैसे हम सबसे पहले 10 kg वाली बॉडी को देखें। सो जो मेरे पास 10 kg वाली बॉडी है उसका तो नीचे 10 g लगेगा, ऊपर टेंशन कितना लगेगा T, और एक्सेशन लगेगा नीचे। तो इक्वेशन क्या होगा 10g माइनस T इज इक्वल टू 10A। 10g का मतलब 100 माइनस T इज इक्वल टू 10A। टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। इसी तरह आप यहाँ 5 kg वाली बॉडी को लेंगे, ये एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है, आप पीछे डायग्राम देख लेना 5g, और यहाँ टेंशन की वैल्यू T हो गई, तो ऊपर जा रहा है। सो 10 माइनस 5g, टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है 5 इंटू A, यहाँ पर आ जाएगा। सो T माइनस 50 और इज इक्वल टू 5A, ये सेकंड हो गया। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड करेंगे तो माइनस T से प्लस T कट जाएगा। 100 माइनस 50 इज योर 50 एंड दिस इज़ 10 प्लस 5 15, तो 15A आ गया। तो आप जब इसे 5 से काट देंगे सो 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आ गया। अब आप किसी इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 या फ्रॉम इक्वेशन 1 कहीं से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 2 T माइनस 50 इज इक्वल टू 5A। सो T इज इक्वल टू 50 प्लस 5A, और A इज 10/3। सो आप देखिए 150 प्लस 50 200, सो 200/3 न्यूटन। कैसे भी आप बता सकते हैं, अपने डायरेक्ट लिख पाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। शुरू में यदि हम पढ़ रहे हैं और हमें डायरेक्ट लिखने नहीं आए तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से हम बता सकते हैं इसको। सो इसमें रीडिंग पर बेस्ड एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं हम। हमारे पास यहाँ पर एक पुली सिस्टम बना लेते हैं। ये पुली सिस्टम हो गया। यहाँ मैंने एक बॉडी हैंग कर दिया, 10 kg की एक बॉडी है, और ये यहाँ पर हम ग्राउंड मान लेते हैं। दिस इज़ ग्राउंड, और यहाँ पर इसमें एक वेइंग मशीन रख देता हूँ मैं। ये एक वेइंग मशीन है, दिस इज योर वेइंग मशीन, और इस वेइंग मशीन पर एक आदमी खड़ा कर देता हूँ मैं। ये आदमी खड़ा हो गया, और इस आदमी को यहाँ से एक रस्सी पकड़ा देते हैं। ये एक रस्सी पकड़ लिया। ये जो आदमी है इसका मास जो है वो मैं 60 kg ले लेता हूँ, ठीक है। और ये वेइंग मशीन है, यहाँ पॉइंटर लगे हुए हैं। सो फाइंड रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। फाइंड रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। फाइंड रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। अब रीडिंग के लिए देखिए, हमें तो ये जो पर्सन जो खड़ा है इस पर नॉर्मल फोर्स चाहिए। सो रीडिंग इज़ द नॉर्मल फोर्स। सो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि स्प्रिंग बैलेंस लटका के रखेंगे तो टेंशन, और मशीन के ऊपर खड़ा रखेंगे तो नॉर्मल। सो जो रीडिंग है, रीडिंग इज़ नॉर्मल फोर्स, तो ये अपने को निकालना है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। सो ये एक बॉडी है,
टेंशन टी इस रस्सी में, तो इस पर्सन पर भी ऊपर टेंशन टी हो गया, ये आ जाएगा। सो हमें चूँकि रीडिंग निकालना है तो मशीन पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स निकालेंगे। सो जैसे मैं ये वेइंग मशीन बना लूँ, दिस इज़ माई वेइंग मशीन। पहले समझिए, ये वेइंग मशीन हो गई। इस वेइंग मशीन पर पर्सन खड़ा है, सो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो नीचे तरफ फोर्स लगा रहा है, वो क्या हो गया, नॉर्मल एन हो गया। मैं पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। सो पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया जाए। सो ये पर्सन हो गया। अब यहाँ पर तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन टी लग रहा है। नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg। और ऊपर मशीन क्या लगाएगी, नॉर्मल। सो ये नॉर्मल किसने लगाया, पर्सन ने लगाया मशीन पर। तो मशीन ने पर्सन पर भी क्या लगाया, इसके पैरों में लगेगा, यहाँ नॉर्मल लगेगा, n1 n2 होगा, जिसका रिजल्टेंट मैंने क्या लिख दिया है, n लिख दिया है। या आप एक पैर ऊपर उठा लीजिए, एक पैर पर ही खड़े रहिए। सो नॉर्मल फोर्स n हो गया। अब क्या इसका कोई एक्सेलेरेशन है, क्या नहीं है, तो एक्सेलेरेशन है 0। ठीक है। सो आप समझिए, ये मेरे पास एक बॉडी है 10 kg वाली, उसका भी डायग्राम कहीं बना लीजिए। 10 kg की जो बॉडी है उस पर अर्थ नीचे की तरफ क्या लगाएगी, 10g, ऊपर लगाएगी टेंशन t, और इसका एक्सेलेरेशन तो है नहीं। सो फॉर बॉडी के लिए आप सबसे पहले देख लें, एक्सेलेरेशन नहीं है। सो यदि आप बॉडी के लिए लगाते हैं तो फॉर बॉडी t इज़ इक्वल टू 10g, और g की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं। सो इट इज़ 100 न्यूटन। सो ये मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, और g कितना ले रहा हूँ मैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ले लिया। तो ये तो बॉडी के लिए हो गया। फॉर पर्सन, जो पर्सन है, सो फॉर पर्सन में पर्सन का आप चाहें तो पॉइंट डायग्राम बना सकते हैं। ये mg मतलब कितना है, 60, तो 60g नीचे हो गया, और दो फोर्स ऊपर लग रहे हैं, एक टेंशन और एक नॉर्मल, दो ही तो ऊपर लगे, टी और एन, और इसका एक्सप्रेशन है नहीं। तो अब जब पर्सन के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, n प्लस टी इज इक्वल टू 60g। टी की वैल्यू आपको ऊपर से पता है, तो n प्लस टी कितना है, 100, और इज इक्वल टू 60g, मतलब ये 600, तो 100 उधर चला गया। तो n की वैल्यू किसकी इक्वल है, 600 माइनस 100 इज इक्वल टू 500 न्यूटन। तो इसलिए रीडिंग जो है वो कितनी आ गई, 500 न्यूटन आ गई। सो रीडिंग इज इक्वल टू 500 न्यूटन। पर्सन का वेट किसके इक्वल था, ये ज़रा एक बार देख लिया जाए। सो वेट जो था पर्सन का, वेट W, वो तो mg के इक्वल था। m कितना था, 60, और g कितना है, 10, तो वेट है 600 न्यूटन। सो एक्चुअल वेट तो उसका 600 न्यूटन है, लेकिन ये मशीन कितना बता रही है, 500 न्यूटन बता रही। तो कम क्यों बता रही है, क्योंकि पर्सन इसको होल्ड करने के लिए इस रस्सी पर नीचे की तरफ फोर्स, इस रस्सी को नीचे खींच रहा है, तो रस्सी इस पर्सन को ऊपर खींच रही है। सो यदि ये वाला फोर्स ऊपर की तरफ नहीं लगता तो पर्सन पर केवल दो फोर्स लगते, कौन सा, एन और mg, लेकिन ऊपर की तरफ आप लगा रहे हैं। आप यहाँ जितना ज़्यादा वेट बढ़ाते रहेंगे, यहाँ टेंशन की वैल्यू बढ़ती रहेगी। पता चला कि ये 60 kg है, ये 70 kg का कर दीजिए, तो पर्सन ऊपर ही उठ जाएगा, और नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यदि आप यहाँ 60 लेते हैं और ये भी 60 लेते हैं, तो टेंशन 600 ऊपर की तरफ लग जाएगा, और 600 नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, तो रीडिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप यदि यहाँ पर वेट बढ़ाते जाते हैं तो पर्सन की रीडिंग अपने आप क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि उसको पकड़ के रखने के लिए यदि पर्सन इस रस्सी को छोड़ देता है तो बॉडी नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो यदि ये नहीं गिरे, इसको होल्ड करके रखना है, तो पर्सन इस रस्सी पर टेंशन लगाएगा। तो यहाँ रस्सी टी टेंशन से पर्सन पुल कर रहा है, क्योंकि इसका नीचे 10g का फोर्स लगेगा ही लगेगा, और ये रस्सी यहाँ गई, जो पर्सन पर टेंशन कितना लगा रही है, टेंशन टी लगा रही है। सो पर्सन पर रस्सी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रही है, तो ऊपर की तरफ फोर्स बढ़ने की वजह से नॉर्मल का फोर्स कम हो गया। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा 60g के इक्वल होगा। जितना ज़्यादा टेंशन होगा, रीडिंग उतनी ही कम होगी।